कौन सा? मतलब मेरा पूजा का दर्शन बुलाएंगे, जब तक चलेगा तब तक अपलोड भी हो जाएगा। स्टार्ट स्टार्ट करेंगे। हम्म। वो कह रहे हैं हाँ सर। वो की तबीयत यही है क्या यार? क्या ही मतलब कत्ल उत्तल हो जाए क्या? पुलिस खून खराबा उतने क्या? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सुनाई दे रहा सबको? आवाज़ क्लियर आ रही है भाई? आवाज़ क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आवाज़ क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ चले हम सदा। चलिए 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 शुरू किया जाए। हैं, शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं। हाँ सुनाइए दे रहा है, क्लियर भी है। आहा, हाँ जी सुनाई दे रहा है, क्लियर भी है। वो हो सर, केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट कब होगा? अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। डोंट वरी। केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट जो है भाई हमारा और आपका, जो कह सकते हैं मॉक टेस्ट है, वो आपका अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, चरण स्पर्श चरण स्पर्श। हेलो गुड इवनिंग, कनेक्टेड विथ मी, कनेक्टेड विथ मी बच्चा, फटाफट फटाफट कनेक्टेड विथ मी, तेजी से जुड़ जाओ। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं कुछ फैक्ट्स पे, जो आज बातें होने वाली है, फैक्ट्स की बात होगी। ठीक है, चरण स्पर्श, सदा खुश रहो, है ना? चलिए भाई, बहुत कम लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या बात है? पैसे देके फ्री, फ्री में गायब हो जा रहे हैं क्या? पैसे देके फ्री, फ्री वाले हैं क्या ये सब? ज़्यादा पैसे हो गए क्या इस सबके पास? ठीक है, अकाउंट नंबर दे दूं यार, मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ उन लोग को, भेजते रहे मेरे पे, ज़्यादा पैसे हो गए। अरे भाई, पैसे दिए हो और पेपर का टाइम भी आ रहा है, तो पढ़ाई शुरू कर दो। दिव्यकरण पटेल सर, आवाज़ नहीं आ रहा है। अरे आवाज़ आ रहा है, सबको तो आवाज़ आ रही है बच्चा। मेरे भाई सबको आवाज़ आ रही है। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, कुछ उद्योगों में उत्प्रेरक, कुछ उद्योग में उत्प्रेरक, उद्योग के काम में जब हम औद्योगिक कोई कार्य करते हैं, ठीक है, औद्योगिक कोई कार्य करते हैं बच्चा, तो उनमें कौन कौन से उत्प्रेरक जो होते हैं, वो कौन कौन से उत्प्रेरक हम इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, उनके ऊपर ये थोड़ा सा लिखा हुआ है। ये पीडीएफ में आपको क्लियर ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत आराम है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ना ना, पूरी तरीके से ठीक नहीं, अभी भी इधर बैक पेन है, कुर्सी बगल में लेके बैठे हैं, घबराओ नहीं, कुर्सी लेके बैठे हैं, डोंट वरी। ठीक है,
तो सबसे पहले अमोनिया के निर्माण की बात करते हैं। हैबर विधि ये भी उद्योग में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरन इस्तेमाल करते हैं, मोलिब्डेनम। इसका मतलब हम क्या करते हैं बच्चा, आयरन और मोलिब्डेनम। आयरन जो होता है उत्प्रेरक का काम करता है और मोलिब्डेनम जो होता है उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। ये आप जानते हो। आयरन जो होता है इस अभिक्रिया के लिए आयरन जो होता है हमारा, ठीक है। हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा, आई नो दैट, ठीक है। हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा, आई नो दैट, बट आपको पीडीएफ में क्लियर हो जाएगा। मैं बोलता जा रहा हूँ, आपने सारी बातें मैं पहले से लिख दिया हूँ। मैंने पहले से सारी बातें लिख दिया हूँ, मैं बोल रहा हूँ, समझते रहेगा। सारी रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले आपने हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया था, तो उनमें इनका इस्तेमाल किया था आयरन और मोलिब्डेनम का, जिसमें आयरन जो होता है बच्चा उत्प्रेरक का काम करता है, और मोलिब्डेनम जो होता है हमारा उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है भाई। ठीक है, चलो भाई, जूम 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 जरा के, जूम जरा के, जूम जूम बराबर जूम। लो भैया, थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपको। जूम हो जा भाई, जूम। दिख रहा है सबको अब दिख रहा है भाई, अब दिख रहा है। हाँ ना बोल दे भाई। इनमें हम क्या करते हैं, अमोनिया है, अरे नाइट्रोजन लेते हो बचवा, नाइट्रोजन लेते हो बचवा, H2O लेते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, 2NH3 बनाते हो। ये बट्टा हमारा जो बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अमोनिया का निर्माण। हैबर विधि पढ़ा है यार, इसमें आयरन होता है, आयरन और हमारा क्या होता है, मोलिब्डेनम होता है। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण आपने ओस्टवाल विधि से पढ़ा है। ओस्टवाल विधि में क्या करते थे, अमोनिया लेते थे, NH3 लेते थे भाई। हम क्या करते थे, NH3 लेते थे, NH3 लेते थे, और उस NH3 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर देते थे, तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता था। नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनता था। इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को उठाते थे और ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर से इनका ऑक्सीकरण कराते थे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का H2O के साथ बच्चा हम क्या करते हैं, H2O के साथ और ऑक्सीजन मिला के अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, HNO3 बनता है। इनमें क्या करते हैं हम, प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं बच्चा, प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, और इसका टेम्परेचर जो होता है वो 300 डिग्री सेल्सियस ताप देते हैं। ये बात आपने पीरियोडिक टेबल में, या फिर कह सकते हैं, अरे वो गलती से लिख दिया गया है, सीबीटी क्या है, वो गलती से टाइप करने वाले, ऐसे जानते हो ना टाइप करने वालों को, ठीक है। वो गलतियां हो गई टाइप करने में, वो 12th की सीबीटी की जगह पर 12th लिख दिए थे, ठीक है। डोंट वरी, इसका हमें पढ़ना है, पढ़ने से मतलब और कुछ नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चा, हम नाइट्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में नाइट्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हम कह दें वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता था, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल कर लो या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल कर लो, दोनों के दोनों उत्प्रेरक का काम करेंगे इस किसके, सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल के, सॉरी सीस कच्छ है, हाँ इसमें नहीं, सीस कच्छ है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये कौन सा विधि बच्चा, सीस कच्छ। सीस कच्छ विधि में से जब हम अमोनिया बनाते हैं, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। जब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हम संपर्क विधि से बनाते हैं, संपर्क विधि आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया था, ठीक है, ठीक है। डोंट वरी, नेट खत्म हो जाएगा, सॉरी सर क्लास नहीं ले पाऊँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। जब हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि से करते हैं, जब संपर्क विधि से करते हैं तो उसमें प्लेटिनम इस्तेमाल कर देते हो, या फिर हम क्या करते हैं, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता था, और उनका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता था।
होता था ये संपर्क विधि में होता था और शीश कक्ष विधि में नाइट्रिक ऑक्साइड लिया जाता था, ये बात होती है। क्लोरीन का डिकेन विधि जब इस्तेमाल करते थे तो क्यूप्रिक क्लोराइड लेते थे, CuCuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड हम लोग इस्तेमाल करते थे, ये बात तो सबको पता होगी अच्छे से, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं, पट्टी से कोई दिक्कत है? चल भैया वो सेटअप होता है यार, वो ऑटोमेटिक सेटअप होता है तो वो इसलिए पट्टियां चलती रहती हैं, डोंट वरी, मैं इसको हटा ही देता हूँ, डोंट वरी। ले भैया खुश हो जा तू, तेरी दिक्कत पट्टियों से थी, मैंने पट्टियों को हटा दिया, डोंट वरी, है ना। ठीक है, इतनी बात तो सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये सारी बातें पढ़ी है आपने। क्लोरीन में आपने क्या करता था, डिकन विधि इस्तेमाल करते थे, क्लोरीन बनता था, उसमें हम क्या करते थे, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 इस्तेमाल करते थे, CuCl2 जिसे हम क्यूप्रिक ऑक्साइड। एक बात तो मैंने पहले ही बताया, जब कॉपर +1 में हो, जब कॉपर +1 ऑक्सीकरण संख्या में हो, +1 ऑक्सीकरण संख्या में, उसे कहते हैं क्यूप्रस, क्या कहते हैं, क्यूप्रस बोलते हैं, क्यूप्रस बोला जाता है, नाम पढ़ना जाना चाहिए। और जब कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो इसे बोलते हैं क्या, क्यूप्रिक बोलते हैं, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, क्यूप्रिक बोला जाता है, कब, जब कॉपर +2 में होता है, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, जिसका डाटा खत्म हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ओमकार कह रहा है सर जी नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, डोंट वरी, नीट का एग्जाम दे रहा हो भाई, अच्छे से एग्जाम दो, मजे लो, बिल्कुल आराम से, ठीक है, आराम से, पैनिक नहीं होना, आराम से देना है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन निर्माण का वाष्प विधि इस्तेमाल करते थे, हाइड्रोजन का निर्माण करते थे बच्चा, हाइड्रोजन का निर्माण में वाष्प विधि लगाते हैं, वाष्प विधि लगाते हैं तो उसमें क्या करते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला देते थे, जिसे जल वाष्प कहते हैं, क्या कहते हैं, जल वाष्प कहते, जल वाला कहते हैं, और इसमें जल मिला देते हैं बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, इसी हाइड्रोजन गैस का निर्माण की विधि है वाष्प विधि। इनमें क्या करते थे हम, फेरिक ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, फेरिक ऑक्साइड का मतलब बच्चा हमारा Fe2O3, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड है। उसके साथ साथ क्या करते थे, उनके साथ साथ क्रोमिक ऑक्साइड, क्या करते थे बच्चा, क्रोमिक ऑक्साइड हमारा उत्प्रेरक वर्धक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्रोमिक ऑक्साइड, और प्लस में हम क्या करते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये क्रोमिक ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, ये क्रोमिक ऑक्साइड जो होता है बच्चा, वो हमारा क्या होता है, वो क्रोमिक ऑक्साइड हमारा क्या होता है, ये क्रोमिक ऑक्साइड जो होते हैं ये हमारे उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य। इसमें जो उत्प्रेरक का काम करता है वो फेरिक ऑक्साइड करता है, क्या कौन करता है बच्चा, फेरिक ऑक्साइड करता है, ठीक है। उसी तरीके से जब मेथेनॉल हम निर्माण करते थे, जब मेथेनॉल का निर्माण किया जाता था, मेथेनॉल का निर्माण किया जाता था बच्चा, याद आ रहा है, मेथेनॉल का निर्माण किया जाता था, मेथेनॉल का निर्माण किया जाता था तो जिंक ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, प्लस में क्रोमिक ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्रोमिक ऑक्साइड जो होता है हमारा वो क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, ठीक है, ठीक है भाई। क्या करता है, क्रोमिक ऑक्साइड जो होता है वो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, और जिंक ऑक्साइड जो होता है ZnO जो होता है हमारा, वो क्या करता है, मेथेनॉल का मेथेनॉल में जब मेथेनॉल का संश्लेषण कराते थे तो जिंक ऑक्साइड जो होता है वो हमारा उत्प्रेरक का कार्य करता है। इतनी बात आई होप सबको क्लियर होगी, है ना, इतनी बात सबको आई होप क्लियर होगी। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, है ना, क्लियर है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है। बस कुछ नहीं, पीडीएफ में मिल जाएगा, देख लेना यार, पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है, अपलोड हो जाएगी, देख लोगे आप लोग, ठीक है, बहुत इजी समझ जाओगे। दूसरा है वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल का मतलब होता है बच्चा, वनस्पति तेल का मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त 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 हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन बच्चा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही वनस्पति तेल बोला जाता है, ध्यान रखना, वनस्पति तेल, यानी इनका हाइड्रोजनीकरण कराओगे उसमें सूक्ष्म विभाजित निकिल इस्तेमाल करते हैं, निकिल इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखना जरा जरा देखना, तो
जरा देखना, जैसे मैं सूक्ष्म की बात करूं, सूक्ष्म की बात करूं, देखना ध्यान से, ध्यान समझना। जैसे मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये है। अब इनका हाइड्रोजन दोगे तो अभिक्रिया नहीं होती है। अभिक्रिया ऐसे हाइड्रोजन दे दोगे तो ये हाइड्रोजन को लेते नहीं है, हाइड्रोजन को नहीं लेते। ये रिएक्शन कई बार आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा, ये हाइड्रोजन को लेते नहीं है। बट हम क्या करते हैं, जैसे इसमें निकिल लगा देते हैं बुरादे के रूप में, क्योंकि अधिशोषण होगा और इसके ऊपर हाइड्रोजन का अधिशोषण होगा, फिर इनके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। देखो हाइड्रोजन खा गया कि नहीं है, हाइड्रोजन खाया, तो निकिल जो हमारा है यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। किसका? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। बात समझ गए, बात समझ गए। नेक्स्ट हमारा जो बच्चा है, जैसे सीरे के किण्वन विधि द्वारा इथाइल एल्कोहल का निर्माण। जब हम इथाइल एल्कोहल का निर्माण करते हैं, यानी एल्कोहल का निर्माण करते हैं, आपने पढ़ा ये इंटर में, पढ़ा है कि नहीं, बस उसी को केयर कर देना है कि कौन सा हमने इस्तेमाल किया था। हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा स्पेसिफिक हमने उत्प्रेरक इस्तेमाल किया, वो यही पूछ सकता आपसे। तो जब भी हम सीरे के द्वारा, यानी कि हम सीरा जो घरों में आता नहीं है, जो शादी ब्याह में छेने का पानी जो कहते हैं ना, छेने का जो रस होता है, वो सीरा जो होता है छेने होने का, गुलाब जामुन का, इनसे क्या करते हैं हम एल्कोहल बनाते हैं, एल्कोहल दारू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दारू बनाते हैं, ठीक है। तो उनके किण्वन द्वारा इथाइल एल्कोहल, किण्वन विधि, यानी उनको सड़ाने की विधि को हम किण्वन विधि कहते हैं, ठीक है। सड़ाने की विधि इंटर में पढ़ा आपने, जिसमें हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम तथा जाइमेज, जिसे हम इस्ट कहते हैं, एंजाइम, जाइमेज एंजाइम कह लो, या उसी को हम इस्ट नाम से जानते हैं, ठीक है। उनकी उपस्थिति में ऐसा होता है, 2-3 दिन रखना पड़ता है, स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एंजाइम और जाइमेज जो इस्ट होता है, ये हमारा उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अरे बच्चा, उत्प्रेरक समझना है, रिएक्शन आपने पढ़ा, अरे अल्कोहल बनाने की विधि नहीं पढ़ा क्या? अल्कोहल बनाने की विधि किसी ने नहीं पढ़ा क्या? जरा हाँ या ना जवाब दे दे भाई। अल्कोहल बनाने की विधि पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने? अरे बच्चा जवाब दे दो यार। हाँ, चाशनी बोलते हैं आई थिंक, बिल्कुल बिल्कुल। जो जो जिसकी जहां पे जैसी भाषा चलती होगी, कोई चाशनी बोलता है, कोई सिरा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई रस बोलता है उसका, ठीक है। जैसी जिसकी जहां पे भाषा होती है, वो वहां पे वैसा वैसा बोलता है, ठीक है। हाँ, तो आपने पढ़ा है, जब पढ़ा है तो क्या करते थे हम, क्या करते थे बच्चा, हम करते थे कि हम सीरा ले लेते थे, उनको सड़ाते थे, सीरे में क्या करते थे, इष्ट मिलाते थे। क्या मिलाते थे? इष्ट मिलाते थे। इष्ट जो होता है वो सड़ा के बनाया जाता है। इष्ट के अंदर जब कीड़े पड़ जाते हैं बिल्कुल भयानक तरीके से, वो उतना अच्छे काम करता है। इष्ट को पहले सड़ाया जाता है, फिर उनको सीरे के अंदर डाल दिया जाता है। सड़ा के जब कीड़े उड़े पड़ जाए इष्ट में बच्चा जो हमारा इष्ट है, जिसे हम कहते हैं क्या, जाइमेज एंजाइम कहते हैं, ठीक है। इनको जब सड़ाते हैं तो इनके अंदर क्या बन जाते हैं, इनके अंदर बन जाते हैं आपका, क्या बन जाते हैं बच्चा, इनके अंदर बन जाते हैं हमारे कह सकते हो कि कीड़े पड़ जाते हैं। जब कीड़े पड़ जाते हैं तो उसके अंदर डालते हैं। तो समझ जाइए, पहला हमारे पास चीनी है, हमारे पास सिरे का यानी चीनी है। अब चीनी के अंदर जल मिलाते हैं, यानी कि उसका सिरा घोल के, पानी में तो घोल के बनाते हैं सिरा आपने, ठीक है। क्या करते हैं, पानी में घोल के बनाते हैं। तो इन्वर्टेज हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, ये चीज पूछता है, इन्वर्टेज जो होता है हमारा, वो इन्वर्टेज का काम केवल और केवल क्या होता है, सीरे को या कह सकते हैं चीनी को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में तोड़ने का काम होता है। बस इन्वर्टेज का काम ये होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से एल्कोहल जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, जाइमेज, यानी जाइमेज का मतलब इष्ट बनाएगा। कौन बनाएगा, इष्ट बनाएगा। ध्यान रखना, जाइमेज का मतलब होता है इष्ट, इष्ट होता है, ठीक है। जाइमेज का मतलब इष्ट जो होता है,
पहला बोला ना इन्वर्टेज एंजाइम तथा जाइमेज, यानी कि जाइमेज एंजाइम या इसी को इस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाइमेज कह लो या इस्ट कह लो। तो जो इन्वर्टेज होता है वो चीनी को एल्कोहल और फ्रैक्टोज में बदलता है, और इस्ट जो होता है वो किसको, एल्कोहल या ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को सीधे एल्कोहल में बदलता है। तो दो चीजें ध्यान रखना है, पहला जाइमेज का यदि इन्वर्टेज का काम पूछे, इन्वर्टेज का काम पूछे तो इनका काम है क्या करना बच्चा, चीनी को, या चीनी कह लो या सीरा कह लो, ठीक है, सीरा सीरे को किसमें बदलना, किसमें, ग्लूकोज या फ्रैक्टोज, ठीक है, फ्रैक्टोज में चेंज करना होता है। लेकिन जो हमारा इस्ट होता है, इस्ट का काम होता है जो हमारे पास ग्लूकोज या फ्रैक्टोज जो भी रहे, ठीक है, ग्लूकोज या फ्रैक्टोज जो हमारा है उनको सीधा सीधा किसमें, एल्कोहल में चेंज करना, किसमें, एल्कोहल। तो ये क्वेश्चन आपसे उठाया जाता है कि ग्लूकोज को एल्कोहल कौन बदलता है, ठीक है, ग्लूकोज को एल्कोहल कौन सा उत्प्रेरक बदलता है, तो एंजाइम ईस्ट बदलता है। कौन बदलता है, ईस्ट, या फिर हम कह सकते हैं इसको जाइमेज, ईस्ट कह लो या जाइमेज कह लो, या जाइमेज, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात सबको क्लियर है। इनमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से रखना है, जो हमारा इन्वर्टेज होता है वो केवल चीनी या सीरे जो होता है उसको ग्लूकोज फ्रैक्टोज में बदलता है, लेकिन जो ईस्ट होता है या जाइमेज होता है वो हमारा ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलता है। दो तरीके से होते हैं और दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करते हैं, तो दोनों का अलग अलग काम है। इस बात को ध्यान रखना है आपको, ये बात ध्यान रखनी कौन सा किस समय यूज किया जाता है। यही क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज को एल्कोहल में कौन सा उत्प्रेरक बदलता है या परिवर्तित करता है, तो कौन सा बदलेगा, हमारा ईस्ट या फिर जाइमेज बदलेगा, ना कि इन्वर्टेज का नाम लोगे, ना ही आप जाइमेज क्या बोलोगे, जाइमेज बोलोगे, ना इन्वर्टेज एंजाइम बोलोगे, ना केवल एंजाइम दे देगा तो भी नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे, एंजाइम नहीं शब्द इस्तेमाल करोगे, आप इस्तेमाल करोगे जाइमेज एंजाइम या ईस्ट एंजाइम, ऐसे बोलोगे, ठीक है। इधर से अनब्लॉक नहीं होता है बच्चा, इधर से किसी का अनब्लॉक नहीं हो पाता है, ठीक है। अब मुझे क्लास ओवर होने के बाद कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारा, सॉरी अभी और था ना नीचे, हाँ, स्टार्च दूसरा जो हमारा है, ध्यान रखना, स्टार्च से इथाइल एल्कोहल का निर्माण, यानी हम स्टार्च से भी एल्कोहल बना सकते हैं, ध्यान रखना। अभी हमने चीनी से बनाया हुआ, अब हम क्या करेंगे, स्टार्च से बनाएंगे, किससे, स्टार्च से बनाएंगे, किसको, इथाइल एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल जो पीने वाला है। इनमें क्या करते हैं, स्टार्च को लेते हैं और डाई स्टेज एक एंजाइम होता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो स्टार्च को माल्टोज में बदलते हैं। अब माल्टोज जब बदल गया तो माल्टोज को फिर ईस्ट इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं बच्चा, फिर माल्टोज को माल्टेज नाम का एक होता है, ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं उसको, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, इधर देख लेना। हमारा जो देखना बच्चा, स्टार्च हुआ, हमारे पास क्या होता है, ये स्टार्च है, समझ लीजिएगा, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च जो होगा, इनको यदि हम पहले माल्टोज में बदलते हैं, माल्टोज, ठीक है। अब इनको बदलने के लिए हम क्या करते हैं बच्चा, डाइस्टेज अंकुरित जौ कह लो, जो हमारा जौ होता है, या इसी को हम कहते हैं डाइस्टेज, ठीक है, डाइस्टेज कहते हैं, ये उत्प्रेरक होता है, ध्यान रखना, ये क्या हमारा उत्प्रेरक है, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल करते हैं। अब ये माल्टोज बदला
माल्टोज, माल्टोज होता है, ये माल्टोज हमारा बदलता है किसमें, हमारा माल्टोज ग्लूकोज में बदलता है, किसमें, ग्लूकोज में बदलेगा, ध्यान रखना, किसमें बदलेगा बच्चा, ग्लूकोज में बदलेगा, ग्लूकोज में। और इनको बदलने वाले को हम बोलते हैं माल्टेज, क्या बोलते हैं, माल्टेज बोला जाता है, माल्टेज उत्प्रेरक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, माल्टेज उत्प्रेरक बोला जाता है, यहां पर लिखा हुआ माल्टेज, माल्टेज उत्प्रेरक। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। तो ग्लूकोज को बदलने वाला तो जानते ही हो क्या इस्तेमाल किया जाता है, ग्लूकोज को बदलने वाला क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज को बदलने वाले को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल बदलेगा, एल्कोहल बनेगा, एथिल एल्कोहल कह लो या एल्कोहल कह लो, बात ये की है, एल्कोहल बनेगा। इसको बदलने वाला कौन है, ईस्ट कह लो, ईस्ट कह लो, या इसी को जाइमेज कह लो, जाइमेज, दोनों का नाम एक ही है, कोई नाम भी दे, ठीक है, ईस्ट दे, इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में जाइमेज कहते हैं, ठीक है, जाइमेज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ध्यान रखना कौन से चीज किसको कब बदलती है, ये बात फैक्ट याद होनी चाहिए, ये फैक्ट्स याद होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है भाई, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर होगी, आई होप। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्या था, कोल से पेट्रोल बनाना बच्चा, कोयले से पेट्रोल बनाया जाएगा जब, कोयले से पेट्रोल बनाने की बात कर रहा है, किससे, कोयले से पेट्रोल, किससे बच्चा, कोयले से पेट्रोल जब बनाया जाएगा तो उसमें हम फेरिक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना, कोयले से पेट्रोल को, कोयला है, कोयला को हम क्या करेंगे, पेट्रोल में बदलेंगे, पेट्रोल में, किसमें बच्चा, पेट्रोल में बदलेंगे, पेट्रोल में बदलेंगे, तो उस कंडीशन में क्या इस्तेमाल करेंगे हम, फेरिक ऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे, फेरिक ऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे। बस हमें उत्प्रेरक के बारे में समझना है कि ये उत्प्रेरक काम क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्रेरक, उत्प्रेरक के बारे में समझना है कि कौन सा उत्प्रेरक कौन सी अभिक्रिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, लोग पढ़ रहे थे ना, इसको बात कर रहे थे, ठीक है, ठीक है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है। और आ जाते हैं एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना। जब एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाओगे तो उस समय एथिल एल्कोहल को जब एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट किया जाता है, उस कंडीशन में माइकोडर्मा नाम का एसिटाई होता है, मार्कोडाइमा नाम का एक एंजाइम्स कह सकते हो या उत्प्रेरक होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है, माइकोडर्मा इस्तेमाल किया जाता है, एसिटाई करके नाम होता है, एथिल एल्कोहल को एसिटिक अम्ल में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है, नहीं यूट्यूब पे आज क्लास नहीं, मे बी कल क्लास से यूट्यूब पे हो जाए, मे बी, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि कल यूट्यूब पे क्लास है या नहीं है, ठीक है, कल मैं आपको बता दूंगा कि यूट्यूब पे क्लास है या नहीं है, ठीक है, ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है, इतनी सारी बातें क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे अब आ जाते हैं
जैसे कुछ एंजाइम्स का नाम देख लो बच्चा। यदि मुझे टालिविन का निर्माण करना है, टालिविन का निर्माण करना है तो AlCl3 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान रखियो, ध्यान रखो भाई। किसका इस्तेमाल करते हैं? निर्जलीय AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात समझ गए। और एथिल एस्टर का जलीय अपघटन कराना है तो H2SO4 यानी कि अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। H2SO4 का मतलब हम डायरेक्टली कह सकते हैं अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अम्लीय उत्प्रेरक में मैंने बताया था इसको, अम्लीय उत्प्रेरक में ये बात बताई थी कि एसिटिक एसिड होगा या एथिल एस्टर होगा, यदि उनका जल अपघटन कराना तो अम्ल की उपस्थिति में कराओगे तो तेजी से होता है। जल डाल के तेजी से कराओगे तो वो तेजी से होता है। ठीक है, तेजी से होता है बच्चा। तो ये H2SO4 कह लो। अक्सर H2SO4 इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इजीली मिल जाते हैं, लेकिन आप अम्ल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी अम्ल। HNO3 भी कहोगे तो भी इस्तेमाल हो सकता है, हम HCl की बात करें तो भी इस्तेमाल हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तब विशेष मैंने अम्ल लिख दिया है। यदि साइक्लोहेक्सेन का बेंजीन में परिवर्तन कराना है, साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बनाना है आपको, तो हम क्या करना है भाई? क्रोमियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस में एल्युमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करना है आपको, ध्यान रखना। ये होता है हमारे पास बच्चा, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। इसको हाइड्रोजन दोगे तो ये नहीं लेगा। जैसे इसमें क्या करोगे? क्रोमियम ऑक्साइड प्लस में एल्युमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करोगे, जैसे ही लगाओगे ये इनका वी हाइड्रोजनीकरण कराते हैं बच्चा, हाइड्रोजन नहीं देते, वी हाइड्रोजनीकरण। क्या करते हैं? वी हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, हाइड्रोजन निकालते हैं इनका, तो क्या करता है? ये बेंजीन बन जाता है, और बेंजीन कुछ ऐसा बन जाता है, प्लस में हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, वी हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? यानी हमने क्या इस्तेमाल किया? क्रोमियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर इस्तेमाल किया हुआ है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? उत्प्रेरक का इस्तेमाल किए जाते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चा एंजाइम उत्प्रेरक की बात करते हैं। ये इनका था, इसे साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, अब इसे बेंजीन कहते हैं। देखो बदल गया कि नहीं बेंजीन? ठीक है, अब एंजाइम उत्प्रेरक की बात करते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि उत्प्रेरक का काम करते हैं, जैसे एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ। ये वास्तव में प्रोटीन अणु हैं जिनका अणु भार उच्च होता है। प्रोटीन के बारे में बताया गया बच्चा, प्रोटीन जो होते हैं नाइट्रोजन के जटिल यौगिक होते हैं, ये बात बताई गई आपको। नाइट्रोजन के क्या है? जटिल यौगिक होते हैं, जिसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। प्रोटीन के अंदर जब आपने पढ़ा था तो ये बात हमने बताई थी आपको। ठीक है सर जी, वीडियो स्टॉप हो गया है, वीडियो स्टॉप हो गया है, तो आप एक बार बंद करके उसको चालू कर दीजिए यार। ठीक है, आपने पढ़ा है कि नहीं? ये बात सभी ने पढ़ा है भाई, सभी ने पढ़ा है कि एंजाइम की बात करते थे तो एंजाइम जो होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक हैं। वास्तव में ये प्रोटीन के अणु होते हैं, प्रोटीन ही तो एक्चुअल में एंजाइम होता है, ये बात तो सभी ने पढ़ा है। प्रोटीन जो होते हैं एंजाइम होते हैं, और प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन किसे कहते हैं आप जानते हो? नाइट्रोजन के जटिल यौगिक होते हैं, जिसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड, ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, बहुपेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। ये बात तो मैंने बताई है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं बच्चा? एक तरीके का हमारा कह सकते हैं एमाइड बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको बताएगा, जिनका अणुभार उच्च होता है, ये बात जानते हैं। एंजाइम अनेक जैविक प्राकृतिक जिसे कहते हैं, ठीक है, अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करती है। यानी कि हमारे शरीर में ढेर सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, उन्हीं को एंजाइम क्या कहते हैं? उसी को एंजाइम क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं, यानी कि तेजी से काम कराते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारे उत्प्रेरक एंजाइम के फॉर्म में कार्य करते हैं, ये बात आप जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात है, पौधों एवं जंतुओं के जैविक प्रक्रम में अनेक अभिक्रियाएं होती हैं और वे विभिन्न एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है। इस प्रकार का एंजाइम एक जैव रासायनिक उत्प्रेरक होता है। इस घटना को जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहा जाता है। यदि जैव का मतलब प्राकृतिक रूप से यदि हो ऐसा,
ठीक है, ध्यान समझना। यदि बच्चा समझिए एक बात, जैसे कि बॉडी के अंदर या पेड़ पौधों के अंदर की बात करें या बॉडी के अंदर कुछ चीजें होती है वो प्राकृतिक होती है। जैसे हम कह दें हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो प्राकृतिक है, ठीक है। अब हम कहते हैं पेड़ पौधों का खाना बनाना, वो कहते हैं ना सूर्य के प्रकाश से और नीचे से क्या करते हैं, जड़ों से क्या करते हैं, अपने आप को पानी ले जाते हैं, खनिज ले जाते हैं, क्या करते हैं, पानी और खनिज ऊपर लेके जाते हैं, और पत्तों से क्या करते हैं, क्लोरोफिल जो होता है वो कह सकते हैं कि जो हमारा सूर्य के प्रकाश होती है उनके फोटॉन्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर रिएक्शंस होता है, उसी के अंदर पेड़ का खाना बनता है। तो जो पेड़ का खाना बना हुआ है, ठीक है, जो पेड़ का खाना बना हुआ है उसी को हम कहते हैं, जो जिसके थ्रू बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स के थ्रू बनता है। बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं वो जो स्वतः होती है, उसे जैविक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उसके उत्प्रेरक में, उसमें भाग लेने वाले उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं, जैविक रासायनिक उत्प्रेरक कहा जाता है, ठीक है। सर शराब ड्रिंक कर रहे हैं, तुझे शराब दिख रहा है यार? शराब दिखता तो क्या तुझे लग रहा मैं ऐसे चल पाता? ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चा? ठीक है, आप समझिएगा, आगे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नाइट्रोजिनेज। एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है, नाइट्रोजिनेज ठीक है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करते हैं बच्चा, लेग्यूमिनस एक पौधा होता है, लेग्यूमिनस एक पौधा होता है, उस पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। किसमें बच्चा, उसके जड़ के अंदर, इस पौधे के अंदर ये जड़ों में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले जीवाणुओं में, यानी कि वो जो जीवाणु होते हैं उन्हीं को कहते हैं। और जो मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन तथा अमोनिया, नाइट्रोजन को अमोनिया में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। किसमें बदलते हैं बच्चा, नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर परिवर्तित कर लेते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जिसे किसके द्वारा, वो नाइट्रोजिनेज या नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जो पेड़ पौधों को, यानी मिट्टी के नाइट्रोजन को वायुमंडलीय में मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। ध्यान रखिएगा, यहां पे नाइट्रोजन को जो अमोनिया बदल रहा है वो कौन बदल रहा है, ये नाइट्रोजिनेज नाम का उत्प्रेरक बदल रहा है। कहां से, पेड़ पौधों के अंदर से। कहां से, पेड़ पौधों के अंदर से। ये बात ध्यान रखना, बाहर वायुमंडल में बाहर नहीं, बाहर जो होता है वो कोई और बदलता है, जो हैबर विधि में आपको बताया गया है, आयरन और मैग्नीशियम मोलिब्डेनम होते हैं। लेकिन बच्चा यहां पर पेड़ पौधों की बात कर रहा है, जो नाइट्रोजन पेड़ पौधों को मिलता है उसमें अमोनिया बनती है, वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा। और ये नाइट्रोजिनेज होता है लेग्यूमिनस पौधे के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है, एक प्रकार का। क्या है, जीवाणु है। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्राइड और कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। जो मानव के बॉडी के अंदर अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं में हमारा जो कार्बोनिक एनहाइड्राइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O जल है, इनकी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, यानी कि घटाता बढ़ाता है। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है भाई, ठीक है, इतना बात क्लियर है भाई? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसके अभिक्रिया को समझिएगा। ये अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन देगा, और ये H3CO3 का माइनस बनाता है। ठीक है, ये बनाता है।
अब ये जो बना है बच्चा, यदि अभिक्रिया आगे चलती है, अग्र, अग्र का मतलब इधर आगे, ये अग्र साइड है और इसके पीछे पश्च साइड है, तो ये बोला है यदि अभिक्रिया अग्र तक चलती है तब उस समय जब रक्त उत्तकों में रक्त उत्तकों से CO2 ग्रहण करता है, जब हमारा CO2 ग्रहण की जाती है, क्या की जाती है बच्चा, CO2 ग्रहण की जाती है, उस समय अभिक्रिया अग्र चलती है। और जब CO2 फेफड़ों से मुक्त होती है, यानी हमारे फेफड़ों से CO2 क्या होती है, मुक्त हो जाती है, बाहर निकलती है, उस समय अभिक्रिया, ये वाली अभिक्रिया क्या करती है, पीछे की साइड चलती है। कहां चलती है, पीछे के साइड चलती है। इसका मतलब ये वाले एनहाइड्राइड होंगे और ये हाइड्रोजन होंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में बदलेंगे और क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये H2O दूसरे में काम आ जाएगा। बात समझ गए, बात समझ गए। यानी कहने का मतलब जब फेफड़ों के अंदर क्या होता है, जो ब्लड होते हैं हमारे, जब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेते हैं, तो हम कहते हैं ये अग्र अभिक्रिया चलती है। और जब फेफड़ों से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं तो कहते हैं पश्च चलती है। ठीक है, बात समझ गए। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल के निर्माण में। ये बात तो मैंने पहले ही बता दिया है कि एथिल अल्कोहल में जो हमारा, ये बात तो मैंने पहले क्लियर कर दी है। एथिल अल्कोहल के निर्माण में यहां पर भी क्या होता है, ये सभी के सभी क्या है बच्चा, एंजाइम है। वो भी कैसे एंजाइम है, वो भी एंजाइम उत्प्रेरक है, लेकिन एंजाइम वाले उत्प्रेरक हैं। ये सभी के सभी एंजाइम है, तो एंजाइम वाले में आएंगे। तो हमारा क्या होता था, क्या करता था बच्चा, ये हमारे पास एथिल अल्कोहल है, शुगर है, शुगर से क्या करते हैं, सुक्रोज या शुगर की हेलो बात है कि ये जल मिलाते हैं, इन्वर्टेज मिलाते हैं, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनता है, और इसी ग्लूकोज फ्रैक्टोज को उठाते हैं, जाइमेज मिलाते हैं, और ये एथिल अल्कोहल का निर्माण करके दे देता है। यदि हमारे पास स्टार्च होगा तो हम क्या करेंगे, डायस्टेज मिलाएंगे, डायस्टेज मिलाएंगे जिसको माल्टोज में बदलेगा। अब ये माल्टोज को माल्टेज नाम का या माल्टोज नाम का ही एक उत्प्रेरक होता है, माल्टोज नाम के उत्प्रेरक को माल्टोज ही कहते हैं। ठीक है, माल्टेज कहते हैं, माल्टोज जो भी नाम दे दिया जाए बात सही है। ठीक है, ग्लूकोज बदलता है, फिर ये ग्लूकोज को बदलने के लिए क्या करते हैं हम, जाइमेज यानी कि ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर से अल्कोहल बदल जाता है। ये सभी के सभी क्या हमारे उत्प्रेरक हैं, वो भी कैसे, एंजाइम वाले हैं। ठीक है, मूमल चरण जी, क्या भैया आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, बताइए क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इतनी बात सबको आते बच्चा, क्रियाशीलता एवं चयनात्मकता, या उसी को वर्णात्मकता भी कहते हैं। चयनात्मकता का मतलब होता है सेलेक्टिविटी। क्या होता है बच्चा, सेलेक्टिविटी, यानी किसी को सेलेक्ट करना, सेलेक्टिविटी। अभी समझा रहा सेलेक्टिविटी क्या होती है, ध्यान रखिएगा। सेलेक्टिविटी, ठीक है, सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कोई उत्प्रेरक किसी को किसी अभिक्रिया के लिए सेलेक्ट किया जाता है कि भैया ये उत्प्रेरक स्पेसिफिक है, इन्हीं के लिए काम करेगा, दूसरे के लिए काम नहीं करेगा, उसी को सेलेक्टिविटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोला है, क्रियाशीलता, यानी कि क्रियाशीलता कह लो, यानी पहले क्रियाशीलता समझ लेते हैं। उत्प्रेरक द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को त्वरित करना यानी वेग को बढ़ाना ही उसकी क्रियाशीलता कहलाती है। ये बात तो पहले भी मैं बता चुका हूं। यदि कोई अभिक्रिया को तेज कर रहा है, कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया को तेज कर रहा है, तो उसका क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उसी को हम क्रियाशीलता कहते हैं। ठीक है, त्वरित करना मतलब होता है उसको क्या करना, बढ़ाना होता है। ठीक है, बढ़ाना होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया के लिए इस त्वरित वेग की कोटि 10 गुना तक होती है। कहने का मतलब यह है, ये किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरक मिलाने के बाद 10 गुना ज्यादा तेज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब समझिए कि कोई व्यक्ति 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, कितने, 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। यदि इनके साथ उत्प्रेरक लगा दोगे, क्या लगा दोगे, उत्प्रेरक लगा दोगे, तो ये इनका वेग बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया कर रहा है कौन, चल रहा है, तो 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब इनका अभिक्रिया बढ़ जाएगा, कितने गुना बढ़ेगा, 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी 1 × 10 पावर 10 हो जाएगा। इतने गुना उसकी स्पीड या कह सकते हो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो सोच नहीं सकते कि कितनी ज्यादा अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है।
क्या करता है, कितनी ज्यादा अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, पहला हमारे पास हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन है, ठीक है, इनको अभिक्रिया कराया आपने, H2O बना, क्या बनता है, H2O बनने वाला है, आपको पता है। तो ये अभिक्रिया बहुत ही स्लो चलती है, इतना स्लो चलती है कि इसकी अभिक्रिया को हम कहते हैं मंद अभिक्रिया के वेग में हमने काउंट किया था, याद होगा आपको। ये अभिक्रिया को हमने मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया के अंदर हमने, अति मंद, मंद नहीं कहेंगे, अति मंद अभिक्रिया के अंदर हमने वेरी वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर हमने काउंट किया हुआ था। यानी इनका जो कन्वर्ट होगा, कन्वर्जेशन होगा, वो बहुत ही स्लो होगा। तो हम क्या करते हैं, इनकी अभिक्रिया को तेज करने के लिए हम उत्प्रेरक इस्तेमाल करते, क्या, प्लेटिनम इस्तेमाल कर देते हैं। प्लेटिनम जैसे इस्तेमाल कर दिया हमने, इसके अंदर पुट किया, ये अभिक्रिया लगभग 10 गुना बढ़ जाती है। यानी कि 1 सेकेंड में मान के चलो इसके 1 ग्राम यदि परिवर्तित हो रहे थे, तो जैसे ही प्लेटिनम लगाने के बाद ये 10 टू पावर 10 गुना ग्राम क्या कर देंगे, ज्यादा बढ़ा देंगे। बनाने की अभिक्रिया इतनी तेज हो जाएगी, 10 टू पावर 10 गुना, जितनी भी अभिक्रिया का वेग होगा उसमें 10 टू पावर 10 गुना लगभग, ये मैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता रहा हूं, नहीं कि ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इतनी गुना बढ़ जाती, तेज हो जाती है। कहने का मतलब ये है, बात क्लियर है, इतनी बातें क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी भाई, हैं, क्लियर हो गया भाई? अरे तो बच्चों, एटमॉस्फेयर में हमारा विस्फोटक का मतलब बहुत तेजी से अचानक बढ़ जाना। आरजू बच्चा, विस्फोटक का मतलब होता है तेजी से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाना, तेजी से, विस्फोट कहते हैं जिसे, बहुत तेज बढ़ गया तो उसे हम कहते हैं विस्फोट तरीके से बढ़ गया अभिक्रिया का वेग, ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्णनात्मकता, ठीक है, सेलेक्टिविटी कहते हैं इसको, सॉरी ये वाला हमारा सेलेक्टिविटी है, क्या है, सेलेक्टिविटी, ठीक है। अब सेलेक्टिविटी का मतलब होता है उत्प्रेरक द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी विशेष उत्पाद को सीधा चयनात्मकता कहलाती है, सीधा उत्पाद में बदल दे, यानी कि ये सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा उत्पाद में बदलता है। एक स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक होने का मतलब ये होता है कि भैया ये फलाने लोग इनके लिए यही काम करेंगे, इनके अलावा कुछ नहीं काम करेंगे। बात समझ रहे हो ना, सिर्फ इनको हेप्टेन को, नॉर्मल हेप्टेन को हमें टॉल्यूइन बदलना है तो हमें प्लेटिनम इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हम प्लेटिनम इस्तेमाल करेंगे इनको डायरेक्ट इसके अंदर परिवर्तित कर देगा, हमें कुछ नहीं करना होगा। तो ये इस अभिक्रिया के लिए प्लेटिनम जब हो वो सेलेक्ट किया गया कि भैया प्लेटिनम ही ऐसा काम कर सकता है और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। बात समझ में आई? उसी तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इनको हमें क्या करना है, एक्रोलीन में बदलना है, एक्रोलीन में बदलना बच्चा, ये हमारा एक्रोलीन होता है। इनमें यदि बदलना है आपको तो आप क्या करोगे, BI बिस्मत होता है, MO मोलिब्डेनम होता है और O4 होता है, इनका इस्तेमाल करोगे, तो ये वाला उत्प्रेरक इस्तेमाल करोगे, तब जाके एक्रोलीन का निर्माण होगा। किसके द्वारा, इसका नाम जरा बता दो भैया, ठीक है, इनके द्वारा, यानी कि हम कह सकते हैं प्रोपीन के द्वारा, प्रोपीन 1 के द्वारा हम क्या करते हैं, एक्रोलीन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये बिस्मत मोलिब्डेनम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाएगा, बिस्मत मोलिब्डेनम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाएगा। इतनी बात तो आई होप क्लियर हो गई होंगी आपसे, हाँ या ना भाई, हाँ या ना, जरा जवाब दे दे, जरा जवाब दे दे भाई, हाँ या ना, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ जियोलाइट की बात कर लेते हैं।
जो कि पानी को शुद्ध करने की जो हमने बातें की थी। तो जियोलाइट्स को कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ जियोलाइट्स की बातें कर लेते हैं। 1 मिनट यार, बता दो फटाक से। अरे एटमॉस्फेयर में वाटर बनाने का, अरे कहाँ भैया तुम्हारा एटमॉस्फेयर में कहिया तुमने वाटर बनाया है? राजा पटेल, तुमने बचवा, तुमने एटमॉस्फेयर में कब जल बनाने लग गए? एटमॉस्फेयर में कब जल बनाने लग गया बच्चा? राजा, कब तूने बच्चा एटमॉस्फेयर में जल बनाने लग गया? भाई तू कब जल बनाया एटमॉस्फेयर में, जरा मुझे बता। चलो भाई जियोलाइट देख लेते हैं, ठीक है। जियोलाइट की बात कर लेते हैं, जो कि उत्प्रेरक का काम करता है। क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। हम बात करते हैं जियोलाइट एक एल्यूमिनो सिलिकेट है, यानी कि एल्यूमिना और सिलिकेट दोनों का मिक्सअप होता है। क्या होता है? मिक्सअप होता है, यानी कि हम इनका जिनका सामान्य सूत्र हम लिखेंगे MX या फिर N लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। M लिखो या फिर सॉरी X लिखो या N लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। AlO2 का होल X इंटू SiO2 का होल Y इंटू MH2O होता है, जहां M समान केटायन और M जो होता है समान केटायन होता है, यानी कि कोई धनायन होता है। और जैसे हम कह सकते हैं क्या Na प्लस K प्लस अथवा Ca+2, और N जो होता है वो केटायनों का आवेश, तथा M स्मॉल m जो होता है वो क्रिस्टलीकरण में जल के अणुओं की संख्या होती है। स्मॉल m जल के अणुओं की संख्या होती है। अरे तुम्हारा ये भैया ये बताओ, तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है ना रे? सबने फिजिक्स पढ़ी है ना बच्चा? तो अब जानते हो वायुमंडल के कई सारे लेयर्स पाए जाते हैं। यही हो जाए, वायुमंडल के कई सारे क्या पाए जाते हैं? लेयर्स पाए जाते हैं। जो हल्की होती हैं, जो हल्की गैस होती हैं, हल्की गैस ऊपर पाई जाती हैं, और भारी गैस जो होती हैं, भारी गैस जो होती है बच्चा, वो कहाँ पाई जाती है? जरा मुझे बताना तो। कहाँ पाई जाएंगी? नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नीचे पाई जाती है। यही बात सुना है ना तूने? अब प्लेटिनम कहाँ लेके जाएगा? हवा में फेंक के रखेगा, लटका के रखेगा क्या है? प्लेटिनम को क्या करेगा? हवा में ले जाएगा लटकाने के लिए, यहां पर ले जाएगा लटकाने के लिए, क्योंकि H2O जो है बहुत ही हल्का है। H2O से ज्यादा हल्का कुछ होता नहीं। तो H2O कहां पाया जाएगा? H2O कहां पाया जाएगा रे लल्ला? यहां पाया जाएगा H2O। बचा रहे हमारे H2O वहां पाए जाएंगे, यहां पाया जाएगा H2O। हमारा प्लेटिनम कहां पाया जाएगा? धरती के अंदर। ले, तो क्या तू इसको प्लेटिनम को लटका के यहां पर खूंटा बांध के यहां पर लटकाएगा प्लेटिनम? ये बता, क्या यहां पर खूंटा बांध के तुम लटकाने जाओगे प्लेटिनम को? जल के पीछे पड़े हो तुम लोग इतना देरी से। अरे भैया तुम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है, जब हमारा ऑक्सीजन तो हर जगह बहता है, यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बेचारे एक दूसरे से मिलकर जल का निर्माण कर लेते हैं प्लेटिनम खुला रख देने पे, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि हमें जल की कमी ही कहां होती? फिर नदी कुओं से, जमीन के अंदर से जो जल निकालते, हमें निकालने की जरूरत ही क्या होती? छत के ऊपर ढेर सारा प्लेटिनम, एक बड़ा सा प्लेटिनम का वो टंकी बनवा देते, ऑक्सीजन आता और क्या कहते हैं उसको, जल आता, सॉरी ऑक्सीजन आता, हाइड्रोजन आता, दोनों मिलके बेचारा गुलू गुलू करके जल का निर्माण कर लेते हैं ना। लेकिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पहुंच से बाहर है। ये H2O जो है ना, H2 जो है ना बच्चा, तुम्हारे पहुंच से बहुत दूर है, ऊपर पाया जाता है। अब तू यहां से चढ़ के थोड़ी जाएगा, सीढ़ी नहीं लगी बच्चा, ये एटमॉस्फेयर है, इसकी दूरी लगभग 70-80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर के ऊपर, 100 किलोमीटर के ऊपर हो जाएगी। तुम्हारा पहला ही होता है वो 20 किलोमीटर के लगभग पाया जाता है। यही पाया जाता है ना बच्चा? पहला जो होता है वही 20 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है।
समझा ना भाई? तो कहानी ये है, तुम लोग जब से जल देख रहा हूं, मैं कब से देख रहा हूं, कुल सभी के सब दो चार लोग हैं, फटाफट फटाफट जल बनाया जा रहा है, जल बनाया जा रहा है। ठीक है, जल नहीं बन पाएगा बच्चा, क्योंकि जल हमारे पास ऑक्सीजन है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है, और है भी तो बहुत ऊपर है, उनको लाना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, लाना पड़ता है नीचे। ठीक है, अब तुम्हारे पास कोई पाइप नहीं है कि ऊपर से पाइप लगा लिए खींच रहे हो पानी, वहां से ऊपर से क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन, वो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन खींच रहे हो पाइप लगा के। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यार। तो ऑक्सीजन लगा के आ फू, थोड़ा सा जल लो भैया, जल बन गया, लो ये हो गया हमारे पास, खींच के लाए, फू हो गया। बंद करके प्लेटिनम को बनाओ, बंद करके, हाँ देखो भर गया जल से। अरे गधा, ऐसा नहीं होता है, रिएक्शन है वो, समझा ना? धीरे धीरे होती है कोई चीज। आई होप समझ गए होंगे। चलो अच्छी बात, तुम लोगों ने क्लियर कर लिया, नहीं तो लटक जाते उसी पे। दिमाग तुम्हारा, अच्छी बात तुमने पूछ लिया है बात को, जितने लोगों ने पूछा है अच्छा किया है कि वो दिमाग में, बहुत सारे लोग कभी दिमाग में रख रहा होगा कि यार ऐसा हो जाता है तो जल बना ना ले हम, क्यों जल जल के पीछे पीछे भाग रहे हैं, 20 रुपए का बोतल खरीद रहे हैं। एक बार हम क्या करें, प्लेटिनम खरीद के रख लें, लो भैया घर पे जल बनाएंगे, वो भी शुद्ध शुद्ध वाला। चल भाई, चल चल चल, आजा आजा आजा, समझ गए समझ गए समझ गए। अच्छी बात, तुम लोगों ने पूछ लिया, क्लियर कर दिया चीजों को। ठीक है, आ जाते हैं एल्यूमिना और सिलिकेट। सिलिकेट जो बच्चा होता है, इन दोनों का मतलब मिक्सअप है, और इनका सामान्य सूत्र जो होगा वो हमारा होगा एम एम एन कह लो, या फिर आप एक्स कह लो, कुछ भी कह लो, जो कहना चाहो वो कह लो। ठीक है, और ये AlO2 का होल, एक्स लिखो या वाई लिखो, जो भी लिखना हो, SiO2 का होल, एम स्मॉल एम है, ध्यान रखना, ये जल के अणुओं की संख्या बताएगा, ये जल के अणुओं की संख्या बताएगा, ये इनके अणुओं की संख्या बताएगा, ये इनके अणुओं की संख्या बताएगा। ये केटायन यानी कि ये मेटल है, मेटल का मतलब क्या है, प्लस वाला होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक होगा, उनकी आयनों की संख्या बताएगा। क्या बताएगा, आयनों की संख्या बताएगा। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब जो एम होता है वो क्रिस्टल क्रिस्टल के जल के अणुओं की संख्या बताएगा, स्मॉल एम जो होगा। ध्यान में आ गई होगी बातें। ठीक है, कुछ प्रमुख जियोलाइट इस प्रकार हैं, जैसे मैं कहूं इरियोनाइट, इरियोनाइट, इरियोनाइटाइड, नाइट सॉरी ड है। इरियोनाइड की बात करें तो Na2K2CaMg AlO2 का होल ट्वाइज इंटू SiO2 का होल ट्वाइज इंटू 6H2O। देख रहे हो, ये सभी के सभी क्या है, केटायन है बच्चा, जो M थे। ये देख रहे हो, M देख रहे हो, M है, ये सभी के सभी M है। अब धातु बोला तो धातु कुछ भी हो सकता है। हाँ, कैपिटल M का मतलब धातु है बच्चा, धातु है। ठीक है, अब ये धातु है तो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चा। यहां पर Na2K2CaMg 4 तरीके के धातु हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। फिर उसके बाद Al2 है, Al2 का होल ट्वाइस, देख रहे हो, X की जगह पे 2 है, और उसके बाद Y की जगह पे क्या बच्चा 2 है, और M की जगह पे, स्मॉल m की जगह पे 6 है। देख रहे हो, इसको बोलते हैं इरियोनाइट, नाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरियोनाइट बोला जाता है। जर्मीले नाइट जो होता है, जर्मीले नाइट जो होता है, Na2Ca इंटू Al2 का होल ट्वाइज इंटू SiO2 का होल 4 इंटू 6H2O। देख रहे हो, इसी सूत्र को भी फॉलो कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं, जर्मिले नाइट बोलते हैं, जर्मिले नाइट बोला जाता है। ये सभी सभी एक तरीके का क्या बच्चा, जियोलाइट होता है, जो कि हमारा काम करता है। अभी जियोलाइट के बारे में एक दिन यूट्यूब पे मैं क्वेश्चन करा रहा था, किसी को याद है क्या यूट्यूब वाला क्वेश्चन? किसी को याद आ रहा है यूट्यूब वाला क्वेश्चन है? किसी को याद आ रहा है? यार क्या ही बताया जाए।
जरा बताओ भाई, किसी को याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है? याद आ रहा है, तू याद आ रहा है, चलो बता दो भाई। तो हम फेजोसाइड की बात करें, जो प्राकृतिक होता है, ये फेजोसाइड जो होता है बच्चा प्राकृतिक होता है, ये सभी के सभी बनाए जाते हैं। ये दोनों के दोनों क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। ये दोनों के दोनों बनाए जाते हैं। और हमारा जो फेजोसाइट होता है, फेजोसाइट प्राकृतिक होता है, जिसे हम Na56 कहते हैं। Na देख रहे हो यहां पर, Na56 56 है। Al2 का होल, सॉरी AlO2 का होल 56 है। उसके बाद SiO2 का होल 136 है इंटू 25 250 H2O है। ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है भाई? बोल दे यार, बोल दे भाई तू। चल भाई, नेक्स्ट हमारा है, खत्म हो गया क्या यार? अच्छा अच्छा, आ गया, ठीक है। अब ये है हमारे कुछ जियोलाइट्स हैं, ये इनको देख लो, फिर आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है। अब जियोलाइट के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जियोलाइट का विशिष्ट लक्षण वाला छिद्रम, यानी कि एक छिद्र संरचनाएं होती हैं जो विभिन्न आकार की रिक्तिकाएं, यानी कि उसके अंदर कमियां जो होती हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं या रिक्त स्थान उत्पन्न होते हैं। छिद्र है तो श्योर सी बात, उसके अंदर रिक्त स्थान होंगे, रिक्त स्थान होंगे, ठीक है, बात समझ गए। इनकी इनकी खुली संरचना सिलिका द्वारा उत्पन्न की जाती है। जो सिलिका होता है SiO2 को हम सिलिका कहते हैं। इन्हीं सिलिका के द्वारा उनकी संरचनाएं जो होती है वो खुली होती है, ठीक है, जिसमें एल्युमिनियम का X इंटू एक्स प्लस वाई, ये छोड़ दो, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एल्युमिनियम का प्रभाज यानी कि चतुष्फल की रिक्तिकाओं को घेरे होता है। जो एल्युमिनियम होता है, इनकी रिक्तिकाओं को, यानी इनकी जो वजह से जो संरचनाएं खुली हैं उसके अंदर, वो इन एल्युमिनियम जाके उसके अंदर घेर लेता है, ठीक है, उनको घेर लेता है। और नेक्स्ट बात है, एल्युमिनियम सिलिकेट फ्रेमवर्क के ऋणायन को धनावेशी फलाडंगाना, यार सिर्फ समझने की बात है, पढ़ने की बात है, पढ़ लेना, मतलब ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, ध्यान रखना। मैं पहले बता दूं, जियोलाइट का काम पूछेगा ये फला ढिमकाना कैसे बनता है, वैसे बनता है, वो इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, फालतू की चीज है ये। सर आपको किसकी याद आ रही है? आप लोग की याद आ रही है बड़े जोर जोर से, ठीक है। हाँ, ये बात नोट करने वाली है, 6 पॉइंट नोट करने वाली है, ध्यान रखना। क्या बोला? कुल आयतन का 50% रिक्त रहता है जिसमें जल भरा होता है। ध्यान रखना, जियोलाइट के अंदर कुल आयतन, जियोलाइट का जो कुल आयतन होगा उनका 50% खाली स्थान होता है। तो ये बात नोट करने वाली चीज है कि जियोलाइट में, जब जियोलाइट का कुल आयतन होता है उसका 50% रिक्त होता है जिसमें जल भरा होता है। यानी 50% हमारा जियोलाइट होता है, जो कुल आयतन होता है उसमें 50% जल होता है और 50% हमारा जियोलाइट उत्पन्न रहता है। ये बात आपको नोट करने लायक है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जियोलाइट के कुल आयतन में जियोलाइट का भाग कितना रहता है, तो वो 50% ही रहता है, 50% ही रहता है। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। अब आगे करते हैं, जियोलाइट की अभिक्रिया वर्णात्मकताएं गुहिकाएं छिद्रों और इन छिद्रों के वितरण पर निर्भर करती है। यानी कि वर्णात्मकता का मतलब है चयनात्मकता की बात कर रहा है, सेलेक्टिविटी की बात कर रहा है, किसके लिए कौन सा सेलेक्ट किया जाता है ये बात पर निर्भर करता है, सेलेक्टिविटी की बात करता है। सेलेक्टिविटी का मतलब बच्चा, हर जियोलाइट हर काम के लिए नहीं इस्तेमाल किए जा सकते, सभी के लिए इस्तेमाल, सारे जियोलाइट सभी के लिए इस्तेमाल किए जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है, ठीक है।
ठीक है बच्चा, ठीक है, बात समझ में आई। और छिद्रों का आकार जो होता है, जियोलाइट के छिद्रों का जो आकार होता है, ये बात पॉइंट कर लेना बच्चा, ये बात पॉइंट कर लेना। जो छिद्रों का आकार होता है, मैंने कहा था ना जियोलाइट छिद्र प्रकार के होते हैं, छिद्र होते हैं उसके अंदर, उसमें 260 पीएम से 740 पीएम के लगभग होता है। ठीक है, यहां तक बदलता है, कभी छोटा कभी बड़ा, इनके बीच का आकार का होता है। जो छिद्र होता है बच्चा, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनके जियोलाइट के जो छिद्र होते हैं वो 260 पीएम से 740 पीएम के लगभग अप्रोक्सीमेटली पाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली पाया जाता है। इतनी बात आई होप क्लियर होगी, आई होप इतनी बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, अब आगे करते हैं। उच्च सेलेसियस जियोलाइट की नई श्रेणी खोजी गई जिसमें छिद्रों का व्यास 550 पीएम से 550 पीएम होता है। बात समझ में आई? ठीक है, ये बात नोट कर लेना, जो नई है सेलेसियस जियोलाइट की बात करेगा, सेलेसियस का बात करेगा जियोलाइट की, तो 550 पीएम के लगभग आएगा। ठीक है, उत्प्रेरक है जियोलाइट, क्या बच्चा? उत्प्रेरक है, ध्यान रखना, उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है, ध्यान रखना, उत्प्रेरक होता है जियोलाइट। ठीक है, जियोलाइट फ्रेंड्स बच्चा उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक। ठीक है, अब कोलाइडी अवस्था की बात कर लेते हैं। कोलाइडी अवस्था कहां तक है? चलो अब आ जाते हैं 12th की बातों पे, अब आ जाते हैं फला ढिमकाना वो था, सारी कहानी खत्म। अब कोलाइडी अवस्था, ये कोलाइड के बारे में आपने बड़े अच्छे से पढ़ के आए होंगे। व्हाट इज द कोलाइड? कोलाइड के बारे में आप पढ़ के आए होंगे। कोलाइड, कोलाइड स्टेट की बात कर रहा है या कोलाइड फेज की बात कर रहा है, कोलाइड स्टेट या कोलाइड फेज की बात कर रहा है, पढ़ा होगा। ये फला ढिमकाना डी 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 जो चीजें आपने पढ़ी है वो सारी चीज जानते हैं। ठीक है, आहा आहा, आपका फुल नेम क्या है? मेरा फुल नेम, ये फालतू फालतू को क्वेश्चन यार बाहर किया करो तुम लोग। ठीक है, पीएम क्या होता है? पिकोमीटर। पीएम का मतलब बच्चा लेंथ नापने, जैसे कि सेंटीमीटर होता है ना, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है तो हम सीएम बोलते हैं। ठीक है, पीएम है तो पिकोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है। ठीक है, बात समझ में आई? पिकोमीटर बोला जाता है इसको, पीएम को पिकोमीटर कहा जाता है, सीएम बोला जाता है सेंटीमीटर और पीएम को बोला जाता है पिकोमीटर। बात समझ गए? बात समझ गए? ठीक है, अब कोलाइड के बारे में फलाना ढिमकाना ये बहुत अपने कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो बच्चा, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो कि फलाना कोलाइड क्या होते हैं, पहले ग्राहम आए, फलानवा आए, ढिमकानवा आए, क्या क्या किए, वो सारी चीजें आपने 1861 में थॉमस ग्राहम फलाना ढिमकाना आए, टिंडल फिंडल जो भी हार्डी फुल्डी रहे सब फालतू फालतू के आए यार, क्वेश्चन नहीं पूछता इन सबसे। ठीक है, तो ये कहानी खत्म है, ये तो पढ़ लेना, पीडीएफ मिलेगा पढ़ लेना, ये फालतू बकवास चीज है, जो काम की चीज है मैं उसको बताता हूं। अब क्रिस्टल की बात कर रहा है बच्चा, तो कोलाइड के इन्होंने भाई थॉमस ग्राहम ने विलेय पदार्थों को चर्मपत्र या जंतु वनस्पति झिल्ली से विसरण कराने के आधार पर दो तरीके से, यानी कोलाइड को इन्होंने दो तरीके से बांटा हुआ था, कोलाइड को दो तरीके से बांटा हुआ था। ठीक है, पहला इन्होंने क्रिस्टलाभ बोला था, दूसरा इन्होंने कोलाइड शब्द इस्तेमाल किया था। क्रिस्टलाभ का मतलब इसमें विसरण की दर उच्च होती है और ये आसानी से चर्मपत्र झिल्ली द्वारा विसरित हो जाते हैं, जैसे सभी कार्बनिक अम्ल, क्षार, लवण, अन्य कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, यूरिया, ये सभी क्या है? क्रिस्टलाभ है। क्रिस्टलाभ का मतलब है, अरे सुना देंगे यार, लास्ट में सुना देंगे यार, क्या है टेंशन ले रहे हो, लास्ट में बता दिया जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी, लास्ट में बता दे, आपकी भी प्रॉब्लम, आपके भी आंसर को जवाब दे दिया जाएगा, लास्ट में दे दिया जाएगा, सुना दिया जाएगा आपको पक्का। ठीक है, बात समझ गया। और कोलाइड का मतलब, ग्रीक वर्ड का मतलब होता है कोला, कोला का मतलब होता है बच्चा गोंद होता है, गोंद के समान होता है कोला, और आइड का मतलब होता है चिपकना होता है। क्या होता है? चिपकना, या कह सकते हो गोला, यदि गोंद के समान कोई चीज रहती है उसे हम कोलाइड नॉर्मली बोलते हैं।
यदि चिपचिपा होता है, ध्यान रखना, गोंद की तरह का मतलब चिपचिपा होगा तो वो कोलाइड फॉर्म में होगा। जैसे कि हम स्टार्च की बात करें तो ये भी कोलाइड है, क्योंकि स्टार्च आप टच करते हो, जैसे जो चावल बनता है, घरों में चावल बनता है तो माड़ आता है, माड़ तो सभी लोग जानते हैं, वो माड़ को हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। वो जल के अंदर मिला होता है तो उसे कोलाइड के फॉर्म कहते हैं, और वो कोलाइड चिपचिपा होता है। माड़ जो होता है चिपचिपा होता है, चिपकाते हैं, कभी कॉपी उपी चिपकाते थे, पहले छोटे थे हम लोग तो कॉपी उपी भी चिपकाते थे उसी से, ठीक है, तो वैसा भी काम करते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग क्या करते थे, जैसे पोस्टर वोस्टर लगाना होता था तो हम लोग चावल का बना लेते थे, माड़ का इस्तेमाल कर लेते थे, तो पीछे लगा देते थे, दीवाल उवाल पे चिपका देते थे ले आके, हम लोग क्रिकेट वुट खेलते थे या फिर टूर्नामेंट करवाते थे, तो ऐसा ही काम करते थे कि उस समय गोंद तो वही काफ़ी महंगे, मतलब अब भाई ढेर सारे पोस्टर चिपकाना है तो क्या करेंगे, जैसे चुनाव उनाव होते तो उसमें भी पोस्टर लगते हैं, देखते हो तो उसमें आजकल तो नए नए तरीके का बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं चिपकाने के लिए लोग, ठीक है, फलाना ढिमकाना क्या क्या चीज़ें आती हैं। उस समय क्या करते थे हम लोग, माड़ या फिर चावल को क्या करते थे, माड़ निकाल देते वहाँ का, उस पर चिपकाने का काम करते थे, ठीक है। हाँ, बात समझ में आई बच्चा। कोलाइड का मतलब ऐसे चर्म पत्र, ऐसे पदार्थ जो चर्म पत्र से आसानी से विसरित नहीं हो सकते हैं, और इनको क्या बोला जाता है, कृष्ण लाभ को ही बाद में जाके सॉल्यूशन बोला गया। क्या बोला गया बच्चा, सॉल्यूशन बोला गया। ये बात आपने पढ़ी होगी, ये तो इंटर में सभी ने पढ़ा है ना। इसी कृष्ण लाभ को बाद में सॉल्यूशन बोला गया, और कोलाइड तो अलग प्रकार का होता ही है, ये सबको पता है, ठीक है। यानी ये बहुत ही धीरे धीरे उसके अंदर से निकाल, जैसे स्टार्च हुआ, जिलेटिन हुआ, गोंद हुआ, सिलिका हुआ, सिलिका अम्ल हुआ, सिल्की अम्ल जो भी कहना चाहो, हीमोग्लोबिन, ये भी कोलाइड है बच्चा। हीमोग्लोबिन भी एक तरीके का कोलाइड है, इसका क्वेश्चन आपको आया था। हाँ, प्रिंस वर्मा कह रहा है पतंग लसने में, हाँ हाँ सही बोल रहा है इसने, पतंग बोल ले बच्चा, पतंग पतंग बोल ले, काइट लसने में, अरे गधा, लसने की बात क्या होती है, गोंद चिपकाने में कहता तो समझ आता, काइट चिपकाने में कह रहा है, काइट लसने में, ये क्या वर्ड होता तुम्हारा गधा, अरे बाप, ओह, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा इसको खत्म कर दिया जाए। चलो चलो कोई बात नहीं। अब भाई आ जाते हैं, अब ये फला ढिमकाना यार बहुत अच्छे से पढ़े होगे। उपरोक्त वर्गीकरण असामान्य अमान्य कर दिया गया क्योंकि कोलाइड किसी विशेष पदार्थ के लिए उपयोगी नहीं है, वरन कोलाइड ठोस, द्रव, गैस सभी पदार्थों में हो सकता है, किसी भी अवस्था ठोस, द्रव। बाद में पहले शुरुआत में यही लोग बोलते थे, एक कृष्णलाभ बोलते थे जिसको सॉल्यूशन बाद में बोला गया, एक होता कोलाइड। उन्होंने एक सीधी सी बात बोल दिया कि भैया जो कोलाइड होते हैं बिल्कुल सिंपल सा एक सोल्यूशन टाइप का होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लेकिन बाद में बोला गया कि नहीं, कोलाइड जो होते हैं वो हमेशा लिक्विड नहीं हो सकते, वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, डोंट वरी, ठीक है। कोलाइड किसी भी स्टेट में पाए जा सकते हैं, बाद में इसी बात को ठुकरा दिया गया, ठीक है। हीमोग्लोबिन भी हमारा कोलाइड ही है, डोंट वरी, वो भी पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव कोलाइड है या पॉजिटिव सॉल है, सॉल के ही कोलाइड ही तो सॉल बनाते हैं, पॉजिटिव वाला सॉल है। ये क्वेश्चन आपका यूट्यूब में एक बार मैंने कराया था, ध्यान रखना, पॉजिटिव वाला है, ठीक है। अब थोड़े से कोलाइडों को तीन भागों में बांटा गया है, या फिर विलेनों को, या हम कह सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन को या मिक्सचर को कह सकते हो, मिक्सचर को कहो, मिक्सचर को किसको बच्चा, मिक्सचर को तीन प्रकार से बांटा गया है, मिक्सचर को तीन प्रकार से। पहला बच्चा निलंबन, दूसरा कोलाइडी विलेन और वास्तविक विलेन। ध्यान रखना, ये बात तो सभी ने पढ़ा है। गुण की बात करें, प्राकृतिक की बात करें तो ये निलंबन विषमांगी होते हैं, निलंबन बच्चा हमारा क्या होते हैं, विषमांगी होती है, बात तो सभी को पता होगी, इसमें तो बहुत ज्यादा डिस्कस करने की वाली बात नहीं है। कोलाइड भी हमारा विषमांगी होता है, और जो वास्तविक होता है वही समांगी होता है। इसीलिए विलेन का जब परिभाषा हम लोग देते हैं, विलेन का परिभाषा देते हैं तो हमेशा बोलते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण, यानी कि समांगी मिश्रण होगा, ध्यान रखना, ठीक है। पृथक्करण की बात है, कणों के आकार की बात करें तो निलंबन का जो होता है सस्पेंशन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सस्पेंशन, इसको कोलाइड कहते हैं, इसको सॉल्यूशन कहते हैं। इनका जो निलंबन होता है, इनके कणों का जो आकार होता है विले कणों का आकार, ध्यान रखना, विले कणों का आकार, कणों का आकार मतलब विले की बात कर रहा है, जो जिसकी मात्रा कम होती है, ठीक है। पानी मिलाया जाएगा तो पानी का आकार तो एक ही सेम होगा ना,
100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है, ध्यान रखना। और कोलाइड का कणों का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, और वास्तविक विलयन का 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है आकार। ठीक है, ठीक है बच्चा। हीमोग्लोबिन एक तरीके से कोलाइड के फॉर्म में, उसका कण का आकार ही ऐसा है, उनका नेचर ऐसा है आरजू बच्चा, उनका नेचर ऐसा है कि वो कोलाइड ही बनाते हैं, कोलाइड ही बनाते हैं, उनका नेचर है, सारा नेचर कोलाइड का फॉर्म करते हैं। वो कणों का आकार होता है, उनके अंदर ऐसा गोंद टाइप होता है वो, ठीक है, चिपचिपा टाइप होता है। वो सारे प्रकार जो जो यहाँ पे मैं गुण दर्शा रहा हूं ना कोलाइड का, ध्यान रखना, उनमें सारे पाए जाएंगे, सारे उनके अंदर गुण पाए जाते हैं, इस वजह से कोलाइड होते हैं वो। ठीक है, पृथक्करण की बात करें तो यानी सामान्य फिल्ट्रेशन की बात करें तो ये संभव है, आराम से फिल्टर कर सकते हो। एक फिल्टर पेपर लेना, उसके ऊपर छानोगे, जैसे पानी के अंदर बालू मिला दिया तो उसे सामान्यतः फिल्टर के ऊपर पानी छानो, ऐसे गिराओगे बालू और पानी का मिश्रण, तो पानी नीचे से छन जाएगा और हमारा बालू ऊपर रह जाएगा, तो यानी फिल्टर हो गया। फिल्टर का मतलब अलग करना होता है, क्या करना, अलग करना। पृथक्करण का मतलब उसे सामान्यतः उसे क्या करना, बांटना, अलग करना है, तो ये संभव है। ठीक है, यदि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें, बहुत ही छोटे लेवल में जाके फिल्ट्रेशन, अरे यार जब छननी से छन जा रहा है तो और छोटे फिल्टर पेपर लेके आओगे तो और आसानी से छनेगा ना, और आसानी से छनेगा, यानी दोनों संभव है। अब ध्यान रखना, यदि हम सामान्य फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं तो कोलाइड नहीं छनते हैं, ध्यान रखना, कोलाइड सामान्य फिल्टर पेपर से नहीं छनते हैं, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगाते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब, और जो फिल्टर पेपर के छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उनका साइज और छोटा कर दोगे, तब जाके ये संभव, अलग अलग हो सकते हैं, अन्यथा अलग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन को कभी भी अलग नहीं कर सकते, ना सामान्य फिल्ट्रेशन से, ना ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, ध्यान रखना। बात समझ गए? जैसे आप लोग घरों में बालू वालू क्या करते हो, जब घर बनता है, अब जब घर बनता है तो आप देखोगे बालू को चाला जाता है, ये शब्द बोला जाता है, चाहे बालू थोड़ा चाल के लेके आ जाओ यार, कहते हैं ना बालू बहुत गंदा है, चाल के लेके आओ। तो उसमें क्या करते हैं, दो तरीके से आपके पास वो होते थे। एक, जब हम बड़े जब हम लाल वाले बालू को हम क्या करते हैं, चालते हैं, तो वो उसके लिए जो छिद्र होते हैं, जो हमारा छानने वाला होता है, जो बड़ा सा बनाते, स्पॉट बनाते हैं, उनका जो आकार होता है वो छोटे छोटे बड़ा बड़ा होता है, और एक होता है बहुत महीन वाला आकार वाला होता है, उनके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे अलग होता है, वो अलग होते हैं। यदि मोटे मोटे बालू तो उनसे छानते हैं, मतलब चालते हैं, और जो छोटे छोटे होते हैं, महीन होते हैं, उनको क्या करते हैं बच्चा, हम महीन वाले से चालते हैं। तो वही समझ जाना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब उनके कणों का आकार और छोटा होगा, और छोटा होगा। ठीक है, और इनमें तो संभव है ही नहीं, इनको आप अलग नहीं कर सकते, ध्यान रखना, सामान्य विधियों से अलग नहीं कर सकते, आपको उनके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई असाधारण सी विधि अपनानी पड़ेगी। ठीक है, अरे भैया कोलाइड को छानने की जरूरत क्यों होती है? अरे बचवा, हम छान के देख रहे हैं कि छन जाएगा कि नहीं। मान लो गलती से तुम्हारा मिल गया, गोंद है, अब मान ले तू भाई, तो भैया मान ले अपना कि गोंद है तुम्हारे पास, और वो गलती से उसमें पानी तुमसे ज्यादा मिल गया, तो क्या करोगे, पानी का हाथ डाल के निकाल लोगे पानी उसमें, है आरजू बचवा? तुम ये बताओ मुझे, क्या हाथ डाल के पानी निकाल लोगे? नहीं ना, उसको छानना पड़ेगा ना, हमें पानी को अलग करना है तो छानना पड़ेगा ना, इसलिए पृथक्करण करने की जरूरत है। मान लो गलती से मिल गया तो मुझे छानना पड़ जाए, कोई कहता है भैया छान के दिखाओ इसे, तो छानोगे ना उसे, जरूरत क्यों पड़ गई भैया, हमारा मन कर रहा है छानने का। ठीक है, कणों का बैठना, यानी कि यदि हमने उसके अंदर कणों को घोल दिया, मान चलो घोल दिया, तो कौन कण ज्यादा तेजी से बैठते हैं, कौन कण धीरे धीरे बैठते हैं। बैठने का मतलब ये होता है, ध्यान रखना, जैसे मैं इसके अंदर ऐसे घोल दिया, ठीक है, ये पानी है, पानी है, आपको पता है कि आप बालू घोलोगे तो ये बालू क्या करेगा, नीचे जाके तली में बैठ जाएगा, कुछ देर के बाद क्या करेगा, नीचे तली में जाके बैठ जाएगा। आप जानते हैं पानी के अंदर बालू घोलोगे तो क्या करेगा, जो कि बालू और पानी का मिश्रण जो होता है वो हमेशा निलंबन में आता है, ठीक है, क्योंकि कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। तो जैसे ही बालू घोलोगे तो नीचे जाके बैठ जाएगा, तो उसी के बैठने की बात कर रहा है। तो हम कणों के बैठने की बात करें तो इसमें गुरुत्वीकरण के प्रभाव में नीचे बैठ जाते हैं, यानी गुरुत्वीकरण काम करता है। गुरुत्वीकरण का मतलब जो पृथ्वी खींचती है, इसको उनको खींचती है, खींच पाती है, इस वजह से नीचे जाके बैठ जाते हैं बालू के कण। क्या होते हैं, बालू के कण नीचे जाके बैठ जाते हैं। अब नीचे बैठते हैं, इसका मतलब इसमें बोलेंगे कि नीचे जाके गुरुत्वीय प्रभाव के कारण नीचे बैठ जाते हैं। इनका अपकेंद्रित से नीचे बैठते हैं, इसका मतलब अपकेंद्रण आपने पढ़ा होगा,
अपकेंद्र सारे लोगों ने पढ़ा बच्चा? कितने कितने लोग हैं जो कि अपकेंद्र नहीं पढ़ा है? आपने अपकेंद्र नहीं पढ़ा है? यदि नहीं पढ़ा है तो आपने एक मथनी आती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जब क्या कहते हैं उसको, दूध होता है, दूध जब जम जाता है उसका साढ़ी निकाला जाता है, दूध का साढ़ी निकाला जाता है, तो उनमें से क्या करते हैं हम लोग मथनी लगाते हैं उसका क्या कहते हैं घी बनाने के लिए, करते हैं ना, याद आ रहा है? वो एक नीचे से गोल गोल होता है, ऐसा सा बना होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, और इधर क्या होता है गोल गोल होता है, ऐसे गोल गोल होता है, इनमें क्या होता है कांटे टाइप बने होते हैं, ऐसे कटे होते हैं, ऐसे कटे होते हैं, और इधर से ये गोल होता है, ठीक है, और इनको पकड़ के ऐसे ऐसे मथा जाता है, याद आ रहा है? मथनी, ठीक है, मथनी, उसी को अपकेंद्रण बल कहते हैं, ठीक है, वो अपकेंद्रण के प्रक्रिया पे निर्भर करता है, ठीक है, ठीक है, बात समझ गए? तो अपकेंद्रण कराओगे तब जाके नीचे बैठेगा, इसका मतलब उस फिल्टर पे यानी कोलाइड के अंदर आप क्या करोगे, किसी को ऐसे ऐसे रगड़ोगे, किसी को ऐसे ऐसे रगड़ोगे तब जाके नीचे बैठेंगे, ठीक है। नीचे जाके कब बैठेंगे बच्चा? वो नीचे कब बैठेंगे? जब उसको, जैसे माड़ होता है, माड़ देखो, उसके अंदर स्टार्च होता है और पानी दोनों मिले होते हैं, तो कोलाइड है। अब कोलाइड उसी के अंदर जो नहीं कर पाता है, ठीक है, अब ध्यान रखना, जिसको नहीं आता है, जिसको नहीं आता है, ठीक है, वो क्या करेगा, माड़ होता है, माड़ अपना घर पे बना ही लेते होंगे सभी लोग, जितने लोग, जिसको नहीं आता है वो ध्यान रखेगा, वो ध्यान रखेगा, नहीं समझ पाता है वो समझ, प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा हूं उसको, लेके जाएगा अंदर लाएगा और वहां पे एक डंडा लगा लेना, ऐसा डंडा होगा, लगा के ऐसे ऐसे करोगे, जोर जोर से करोगे, खूब देर तक करोगे, देखोगे माड़ जो होता है वो नीचे जाएगा, बैठ जाएगा और पानी ऊपर हो जाएगा, पानी हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो हमारा स्टार्च था वो नीचे जाके बैठ गया, पहले नहीं बैठ रहा था, लेकिन हम जब अपकेंद्रण लगाए तो बैठ गया जाके, यानी अपकेंद्रण द्वारा नीचे बैठा सकते, सामान्यतः नहीं बैठा सकते, ठीक है, लेकिन विलयन को कभी नहीं बैठा सकते। अब जानते हो, चीनी पानी का मिश्रण लगा लो, अब ऐसा कोई काम कर दो कि चीनी जाके नीचे बैठ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, यदि पूरी चीनी घुल गई है तो वो कभी बैठ नहीं सकती, ध्यान रखना, बैठ नहीं सकती। यदि दृश्यता यानी देखने की बात कर रहे हैं तो ये अपारदर्शी होती है, इसका मतलब इनको यदि घोल दिया जाए, निलंबन बना दिया जाए, तो उनके आस पार नहीं देख सकते, आर पार नहीं दे सकते, ये अल्प पारदर्शी या पारदर्शी होते हैं, अल्प पारदर्शी कहना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अल्प पारदर्शी का मतलब होता है धुंधला दिखाई देता है, और ये पारदर्शी होते हैं। विलयन क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, ये बात तो सभी ने पढ़ा होगा। टिंडल प्रभाव की बात करें तो विस्मांगी जो होते हैं, यानी कि निलंबन जो होते हैं वो दिखाते हैं, और जो कोलाइड होते हैं वो भी दिखाते हैं, लेकिन हमारा जो विलयन होता है वो नहीं दिखाता है, ध्यान रखना। कणों का विसरण की बात करें तो इसमें नहीं होता है, इनमें मंद गति से होता है, इसमें शीघ्रता से होता है, ठीक है। और ब्राउनी गति की बात करें, टेढ़ी मेढ़ी गति की बात करें तो निलंबन में होता है टेढ़ी मेढ़ी गति, और ये भी दिखाते हैं, ये भी दर्शाते हैं, लेकिन इनमें कोई ब्राउनियन मोशन नहीं होता है, ठीक है। ब्राउनियन मोशन विलयन के अंदर नहीं पाया जाता है। ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है, ब्राउनी गति का मतलब होता है बच्चा, जैसे एक दारू पी के चलते हैं, देखा होगा, सभी ने देखा है, वो जो दारू पी लेते हैं वैसे चलते हैं, उनके पैर कभी सीधे में पड़ते नहीं, वो हमेशा, उनका पैर कभी स्थिर नहीं हो सकता। ये बात आप लोगों ने बड़े, यदि मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूं, अच्छा राजस्थानी में से बिलोना कहते हैं, अच्छा बिलोना कहते हैं, माड़ को बिलोना कहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो एक नया वर्ड सीख लिया भाई, सब समझ जाओ, राजस्थान के लैंग्वेज में माड़ को बिलोना कहते हैं, ठीक है, तो आप बिलोना शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपने देखा होगा, जो पीने वाली बात कर रहे थे, ब्राउनियन मोशन की बात कर रहे थे, तो ब्राउनियन मोशन, वो जो दारू पी लेते हैं वो हमेशा ब्राउनियन मोशन करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो हम क्या करते हैं, ब्राउनियन मोशन करते हैं लोग, ऐसे से कभी क्या करते हैं, वो स्थिर नहीं रह पाते, इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्राउनियन, कभी कण जो होते हैं वो गति करते हैं, स्वयं भागते रहते इधर से उधर, स्वयं भागते, कुछ नहीं। जैसे हम भाई, अगर हम बिल्कुल मतलब पिए हुए नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई हम मुझे खड़ा कर देगा तो मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, देखो भैया, मैं जब तक कहोगे एक घंटा खड़ा रह जाऊंगा, लेकिन जो पिया हुआ है ना व्यक्ति, उसे खड़ा कर दोगे ना, ऐसे करेगा,
ऐसे ऐसे, मतलब वो घूमता रहेगा चारों तरफ, क्या करेगा, वो चारों तरफ घूमता रहेगा, अपने इधर उधर इधर उधर करता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब उसके पैर एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसी को ब्राउनियन गति कहते हैं, ध्यान रखना। यदि कोई पी के चल रहा है ना, ऐसे ऐसे स्थिर खड़ा नहीं हो पा रहा, समझना वो ब्राउनियन मोशन कर रहा है, वही ब्राउनियन बाबा ने बता के गया था भैया, ऐसे ही ब्राउनियन मोशन होता है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट हमारा देखो, यही बात कर रहा था, निलंबन की बात करें तो निलंबन का आकार कुछ ऐसा होगा और कुलाइड का छोटा छोटा आकार होगा, और इनमें तो भैया लगभग बराबर आकार के हो गए, इसीलिए बोला जाता है समांगी समांगी होते। समांगी का मतलब होता है सभी कणों का आकार लगभग एक बराबर। देख रहे हो, सभी कणों का आकार एक बराबर है, इनमें देख रहे हो लगभग बराबर है, लेकिन इसमें बराबर है ही नहीं। एक छोटा, ये छोटा छोटा जो कण है ना नीचे, ये जल के कण है, और ये बड़ा बड़ा निलंबन का है, देखो कितना बड़ा आकार है। इनमें देखो एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, लगभग बराबर, इनमें तो सब बराबर है। ठीक है, तो ये वास्तविक विलयन हुआ, ये हमारा कोलाइड हुआ, और ये हमारा क्या हुआ बच्चा, निलंबन हुआ, जिसे सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात सबको क्लियर है? तो ब्राउनियन गति आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझ ले होंगे, है ना। ब्राउनियन गति आई होप आप लोग बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। आहा, क्लियर है भाई, क्लियर है बच्चा? किसी ने शायरी की मांग की थी ना, किसी ने शायरी की मांग की थी, तो मैं शायरी उसको सुना देता हूँ। बड़े दिन शायरी सुनाया होगा, पुरानी शायरी है, नहीं तो याद नहीं आ रही, कोई पुरानी याद आ रही एक। तुम ख्वाब हो खो जाने का दिल करता है, ठीक है, तुम ख्वाब हो खो जाने का दिल करता है, तुम शबाब हो शराब हो शराब हो शबाब की तरह, जो मतलब क्या कहते हैं उसको यार, याद नहीं आ रहा है। हाँ, तुम शराब हो पी जाने का दिल करता है, पर तुम्हारे बाहर भी एक दुनिया है, इसलिए घर जाने का दिल करता है। ठीक है, वो कहते हैं ना, शराब है तो पी जाने का मन करता है, और तुम्हारे बाहर भी एक दुनिया है, इसलिए घर जाने का दिल करता है। ठीक है, तब तक हम घर चलते हैं, टट्टा बाय बाय, फिर मिलते हैं कल के लिए। और आई होप अब 12th का चलेगा, मैक्स टू मैक्स 12th का है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 12th का है, जो बड़ी चीजें थे वो मैंने बता दी है। एक छोटा सा टॉपिक आएगा पायस, जो आपने नहीं पढ़ा होगा, आई होप नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद राजा, राजा धन्यवाद बच्चा, आपने केमिस्ट्री को इजी बना दिया, धन्यवाद बच्चा। समझिएगा, एक आएगा आपका पायस, जो आएगा उसे थोड़ा सा इजी कर वही पढ़ना पड़ेगा, बाकी जितना कोलाइडी के बारे में आएगा अब 12th का पढ़ा हुआ है, तो आप लोग करिएगा, कल करिएगा, पूरा 12th का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आई होप, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग आज ही रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा, या कल कर लीजिएगा, सुबह सुबह में, मॉर्निंग में, बिल्कुल एकदम भोर भोर में। ठीक है, एक बार रिविजन कर लोगे, जब क्लास कल, आई होप मैं सोच रहा हूँ चलाऊँ कल। ठीक है, ठीक है, मैं कल सोच रहा हूँ क्लास चलाऊँ आपकी, आई होप मैं चला दूँ, यदि टाइम मिला तो, नहीं तो कल नहीं चल पाएगा तो परसों चलेगा। ठीक है, इन द सेंस कि मंडे को चलेगा, तो आपको पूरा मैं एक साथ दे दूं। ठीक है, ठीक है, एक साथ मैं दे दूंगा, पूरा 12th का जितना है वो दे दूंगा एक साथ, और एक पायस बचेगा छोटा सा, उसको खत्म कर देंगे, बस कहानी खत्म हो जाएगी, जल्दी से चैप्टर खत्म कर देंगे। उसके बाद डीएफ पे चलेंगे, डीएफ का एक दिन का मैं लूंगा क्लास, एक दिन में लंबा क्लास लूंगा, डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, डी और एफ ब्लॉक का मैं एक लंबा क्लास ले लूंगा, ठीक है, जिसमें वो डीएफ मैं आपका खत्म कर दूंगा। एक बार मेटालॉयज है, जो धातु कर्म है, धातु कर्म का भी एक दो क्लास के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, बस उसके अंदर बस कुछ ही दिन का, दो तीन चैप्टर जो है एक हफ्ते में खत्म कर दूंगा। ठीक है, एक हफ्ते से भी कम समय लूंगा आपका। ठीक है, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।